प्रणाम है। प्रणाम प्रणाम सबको। अच्छा, सबको आवाज़ आ रही मेरी? जी मैम। चलिए सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सबको आवाज़ आ रही क्लियर? जी मैम। चलिए, एक बार अपना सिलेबस ओपन करेंगे। इसमें देखेंगे प्रणाम, इसमें देखेंगे आज हम लोगों को मानसिक द्वंद्व, कुंठा के कारण एवं परिणाम, सामान्य मानसिक विकारों का परिचय, अनिद्रा, अवसाद, तनाव एवं चिंता, ठीक, इनके कुछ कॉज फैक्टर पे जाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए तो प्रॉब्लम ना हो। मानसिक द्वंद्व सबको पता है, द्वंद्व और कुंठा में क्या अंतर है? कोई भी एक लोग एक एक जो इसमें नाम दिए हुए हैं हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के, उनका एक एक लाइन में केवल अर्थ डिफाइन कर दो कि उनका अर्थ क्या है, प्रॉपर मीनिंग आप अपने शब्दों में क्या समझ रहे हैं। अपर्णा मैम, मोनिका मैम जुड़े हैं कि मोनिका रंकावत जुड़े हैं, ये नहीं पता। चलिए, जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं वो सब ऑन कर लें, जो नहीं कर सकते हैं तब कोई बात नहीं। बोलेंगे द्वंद्व और कुंठा के बीच क्या अंतर है? अनम्यूट करिए दर्शन। मैम, द्वंद्व यानी ड्यूअलिज्म, दो बातें चलती है कि ये या ये, तो निर्णय की स्थिति पे नहीं पहुंच पाना, निर्णय नहीं ले पाना दो चीजों के बीच में से। और कुंठा मतलब कोई जो दमित इच्छा होती है जिसे हम जी नहीं पाते, वो दबा लेते हैं अंदर, वो कुंठा के रूप में फिर वो पनप जाती है अंदर। ठीक है, एकदम सही। ठीक, द्वंद्व क्या है? जिसे बोलते हैं कन्फ्यूज़न, बोलते हैं ना कन्फ्यूज है। कन्फ्यूज का मतलब क्लियर नहीं हो रहा करे क्या, वो द्वंद्व हो गया। ठीक है, कुंठा क्या है? जो हम करना चाह रहे हैं, जो मेरी इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है। अब उसके अलावा वो जो बात बोलते हैं ना हमेशा कि एक बच्चे को एक टॉफ़ी चाहिए, वो 1 रुपये वाली, अब हम लोग उसको 1000 का भी सामान दे दें और 1000 रुपये भी दे दें, तब भी उस बच्चे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा जो उसकी नीड है। ठीक है, अब इसको हम लोग अपने जीवन से कहीं से भी कनेक्ट कर लें। तो कुंठा और द्वंद्व में क्या है? कुंठा क्या है कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती है कुंठा, और द्वंद्व क्या है? हमें लक्ष्य चूज नहीं करने देता। ठीक, द्वंद्व में क्या होगा? हम गोल चूज नहीं कर पाएंगे, और कुंठा में हम कुछ भी करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही अपने आप में क्या है? एक बीमारी है, रोग है, कि यदि हम अपना लक्ष्य चूज ना कर पाए, गोल क्या है हमारा, तो भी हम पूरे जीवन परेशान रहेंगे। और यदि हम कोई ऐसी बात है जो हमारे अंदर चल रही है और उसको हम वो चीज़ को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं,
और बाकी सब कुछ उससे अच्छा हो रहा है, तो वो भी क्या है, वो फिर हम जहाँ हैं वो हर क्षण हमें क्या कर रही है, जैसे एक होता है ना कि व्यक्ति का दम घुट रहा है, तो वो कहाँ है, कुंठा में। दम घुटने सफोकेशन वाली प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न में नहीं है, वहाँ ये नहीं, वहाँ तो बार बार लग रहा है इसमें भी फ़ायदा है, इसमें भी फ़ायदा है, इसको चुने कि इसको चुने, ठीक है, तो वो है द्वंद्व, और ये है कुंठा। तो वो लक्ष्य चुनने में हमें दिक्कत करता है द्वंद्व, और ये लक्ष्य तक पहुँचने में दिक्कत करता है, ठीक। वो लक्ष्य को चुनने में दिक्कत करता है, ये लक्ष्य तक पहुँचने में दिक्कत करता है। फिर देखते हैं अनिद्रा। अनिद्रा तो जब भी हमारे जीवन में कुछ भी अस्त व्यस्त हो जाएगा तो अनिद्रा के हम शिकार हो जाएंगे, चाहे वो किसी कारण से हो, ठीक है। और अनिद्रा में कुछ प्रॉब्लम्स और भी आती हैं जिसको हम अक्सर बोलते हैं कि अनिद्रा में क्या चलता है कि जब जब कई बार होता है कि हम अपनी तरफ से हमें लग रहा हम ओके हैं और फिर भी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो अनिद्रा के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, क्योंकि अनिद्रा सभी मेंटल हेल्थ इश्यूज का कॉज फैक्टर बनेगा जाकर। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहले तो भाई सब अपना अपना कैमरा ऑन करो, जो कहीं प्रॉब्लम में है बाहर है वो रखेंगे, बाकी सब ऑन करो, नहीं तो हम भी ऑफ कर लेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे टीचर हैं अपने आप में समझ रहे हैं, हम नहीं कर सकते हैं मैम, हम नहीं कर सकते, हम थोड़ा ठीक है, कोई नहीं, कभी कोई चीज़ हो तो कोई बात नहीं, ठीक, बाकी सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे, गेस्ट आए हुए ना तो खाना बना रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं दिखेगा तो हम क्यों पढ़ाएंगे, हमको लगेगा हम भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बात कर रहे थे कि द्वंद्व और कुंठा क्या है उनको समझा, फिर हमने बात की कि जो अनिद्रा है, अनिद्रा जितने हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं सबका कॉज फैक्टर होगा। इवन यदि हम लोग बात करें कि जब हम लोग को फिज़िकल भी कोई इंजरी हो जाए तो वहाँ पर भी यदि हमें नींद नहीं आ रही है तो हमें दवाएं फ़ायदा नहीं करती हैं, ठीक है। तो नींद क्या है, एक कॉज फैक्टर है, वो सभी का कारण बन सकता है, चाहे वो मानसिक द्वंद्व हो, कुंठा हो, या फिर आक्रामकता हो जिसे बोलते हैं हम लोग ना, कन्फ्यूज़न, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, ओसीडी, तो ये क्या है, कोई भी चीज़ें होंगी तो ये सब हमें क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जा कर के हमारी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं तो ये जो अनिद्रा है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, अब ये एक बार सब काउंट करा दें, कारण बताएंगे, लक्षण नहीं बताएंगे, लक्षण तो सीधा दिख रहा नींद नहीं आ रही है, फिर हमारे फिजिकल बॉडी पे सिम्टम आ जाएंगे, लेकिन कारण में क्या क्या हो सकते हैं अनिद्रा के। दीप्ति आजकल कहाँ हो, हमें योग के एक गुण नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना दीप्ति, चाहे जब मन करे ज्वाइन कर लो, जब मन करे ज्वाइन ना करो, ठीक, ऐसा नहीं करो, जब तक एग्ज़ाम हो जाए बस, एग्ज़ाम के बाद आप ज्वाइन करो नहीं करो कोई मैटर नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम तक बस रेडी रहो अपना। चलो, अब हमने फिर पूछा कि जो निद्रा के हमारे कारण क्या क्या हो सकते हैं। कोई बात नहीं, अंजुम आपकी बात में एग्री है, ठीक, निद्रा के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अनिद्रा के, सॉरी निद्रा के नहीं, अनिद्रा के। किसी भी प्रकार का रोग हो तो अनिद्रा होती, नींद नहीं आती, रोग के कारण नींद नहीं आती है, रोग तो कोई ना कोई होगा, अब रोग में डिस्टर्बेंसेस कहाँ हो रहे हैं जिसके कारण नींद नहीं आई, वो बताओ। मैम आप जो बताते हैं वो सारी सीरीज हो जाएगी ना, पहले जब फियर आएगा, फिर उसके बाद तनाव, मैम वो स्ट्रेस, फिर 3 महीने रहा तो वो उसमें जाएगा एंजाइटी में, फिर 3 मंथ्स रहा तो डिप्रेशन में, तो निद्रा, अनिद्रा तो डे 1 से स्टार्ट हो गई, वो एक हो गया डे 1 से। अब उसमें अनिद्रा में हमारी बॉडी में कौन से केमिकल्स आएंगे जिसके कारण अनिद्रा हो रही है, वो कारण में जाएगा। जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें सिंपल फिजिकल में रह जाए तो पित्त बढ़ रहा है तो अनिद्रा होगी, ठीक, पित्त बढ़ेगा तो अनिद्रा होगी, वात बार बार कुपित हो रहा है तो भी अनिद्रा होगी, ठीक, कफ दोष रात्रि में बहुत बढ़ जाए तो भी अनिद्रा होगी, ठीक। तो ये सब अनिद्रा के कारण हो गए। वात पित्त कफ में, पित्त का तो सिंपल है, टाइम में 10 से 2, यदि उसमें
आप नहीं सोए तो अनिद्रा होगी। अब आते हैं, देखते हैं दूसरे फैक्टर देख लेते हैं, गट टू ब्रेन कनेक्शन। ठीक, वो भी हमारे निद्रा का कारण बनेगा जाकर, कि गट टू ब्रेन कनेक्शन क्या है कि जब हमारी बड़ी आंत से प्रॉपर जूसेस सिक्रेट नहीं हो रहे जिसके कारण भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ टाइम से, तो एनर्जी पूरी कहाँ लग गई है, भोजन को पचाने में। अब ब्रेन के पास एनर्जी पहुँच ही नहीं रही है तो भी अनिद्रा हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया। बोलेंगे रचना जी, कुछ कह रहे? मैम जैसे ना स्ट्रेस हार्मोन है एड्रेनालिन और कार्टिसोल, अभी आ तो रहे ये हैं इसमें कनेक्ट, सब आएंगे, ये सब इसमें यही आएंगे यहाँ पर। ठीक, कारण भी वही एक होता है, जैसे हम लोग बता देते हैं कि वो तो हो गए, ये तो हमने सब लोग ने ये देख लिया कि जब भी हमारा जो जितने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, कॉज फैक्टर उनका फियर है। ठीक, आप हम लोग खुद देखेंगे कि जब हम लोगों को भय लगता है उसी समय समस्या दिखती है, और जैसे ही भय नहीं लगेगा, भय कैसे नहीं लगेगा, अभी हम लोग ने सोचा कि हमारे जो बच्चे हैं यदि हम स्वस्थ नहीं रहे, हम नहीं सही से कर पाए तो इनका जीवन नहीं चलेगा, बिना वैसे ये बिना वजह का भय है। बजाय उसके बच्चों को क्या ट्रेनिंग देनी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों हम नहीं रहेंगे, कोई भी बच्चा अपना अपना भाग्य लेकर आता है। ठीक, दूसरा, हम अभी ऐसा हो जाए तो क्या होगा, हो जाए सुनामी आती है तो भी जिनका जीवन बचना होता बच जाते हैं। फिर सुनामी आती है, जिनकी प्रॉपर्टी 5,000 रुपये थी वो उठ नहीं पाते हैं, और जिनकी 5 अरब होती है वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं। नुकसान हो गया 5 अरब का, दोबारा से खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो भय तो किसी के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, एक रावण भी था, वो सब कुछ था फिर भी भयभीत था। तो भय तो एक ऐसी चीज़ है कि कहीं पर भी आ सकती है। और एक फ़कीर है वो जो कहीं पर भी रास्ते चौराहे में पड़े, ना खाने का पता है ना सोने का पता है, वो भी निर्भयता से जी रहा है। ठीक है, तो भय की ये नहीं है कि भय हमारे पास साधन नहीं है इस कारण है, भय के जो हमारे हार्मोन्स हैं वो इस तरह से रिलीज़ हो रहे हैं जिसके कारण हम बिना वजह भयभीत होते हैं। ठीक है, भय का संबंध हमारे साधनों से नहीं है, सुविधाओं से नहीं है, सहयोग से नहीं है, ये क्लियर माइंड में रख लें, क्योंकि यही मनोविज्ञान में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि ये जितने मानसिक रोग हैं वो किसके कारण है, पहला उनके बीच में क्या है, फियर। अब ध्यान रखना, फियर और फोबिया में अंतर होता है। फियर एक पूरा कॉज फैक्टर है भय, फोबिया क्या है, किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन का होता है। स्टेज फोबिया हो गया, ठीक है, किसी को पब्लिक फोबिया हो गया कि पब्लिक के बीच में जाते ही एकदम से एक साथ घुलने मिलने में दिक्कत होती है। ठीक है, किसी को एग्ज़ाम का फोबिया हो गया। तो फोबिया एक स्पेसिफिक कंडीशन में होता है, वो भी भय ही है, लेकिन फोबिया स्पेसिफिक कंडीशन में हमारा दिखाई दे रहा है, और फियर रूट कॉज है जो कहीं पर भी होगा तो समस्या आनी ही आनी है। तो यहाँ अनिद्रा में हम लोगों ने क्या देखा कि पहले वात पित्त कफ से देख लिया, फिर हमने अनिद्रा देखा सतोगुण रजोगुण तमोगुण में क्या अनिद्रा का कारण बनेगा, रजोगुण बनेगा जाकर। ठीक है, रजोगुण क्या बनेगा, अनिद्रा का कारण बनेगा। सतोगुण में भी अनिद्रा होती है, लेकिन सतोगुण की अनिद्रा हमें थकान नहीं देती है। ठीक है, कई बार बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको साधना में या जीवन में, कुछ बहुत अच्छी अनुभूति होगी, आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, लेकिन आप सुबह उठ भी जाएंगे, पेट भी साफ हो जाएगा, सब रहेगा, क्योंकि कोई भी हार्मोन जो केमिकल है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, इसलिए। तो वो हो गया, सतोगुण हो गया। फिर इसके बाद अब देखते हैं, आते हैं हम लोग हार्मोन्स पे। ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन, सबसे पहला कौन सा हार्मोन आ रहा है जो किडनी से रिलीज हो रहा है, कौन कौन से हार्मोन्स आ रहे हैं, एड्रेनालिन, फिर कॉर्टिसोल। ठीक है, फिर और कौन कौन से, और कोई हार्मोन अभी, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हो गए। इसके बाद अब देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन, ये दोनों हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब यदि ये दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं तो और कौन से हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे जिसके कारण नींद नहीं आएगी, फिर 4 के 4 वो भी कनेक्ट हो जाएंगे।
जो प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे हैं? एक तो पहले मेलाटोनिन हार्मोन आएगा, ठीक, वो तो नींद का ही कारण है, ठीक। इधर से हम लोगों ने देखा तो ये कॉर्टिसोल और ये हो गया जो साइकोलॉजिकल हार्मोन भी कनेक्ट होते हैं, तो कॉर्टिसोल एड्रेनालिन हो गया। फिर हमारा कौन सा हार्मोन आया? मेलाटोनिन हार्मोन आया जो ग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद अब ये सब ये प्रॉब्लम्स हो गई, तो इसका मतलब अब कौन से 4 हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे? गट टू ब्रेन में क्लियर हो गया, सेरोटोनिन नहीं हो रहा है, फिर डोपामाइन भी नहीं होगा, फिर ऑक्सीटोसिन भी नहीं होगा और एंडोर्फिन भी नहीं होगा। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स में जो हमारा केमिकल मिलना चाहिए वो कोई भी केमिकल प्रॉपर रिलीज नहीं हो रही है। तो ये सब किसके कारण बने? अनिद्रा के कारण। ठीक है, सबके सब किसका कारण बने? अनिद्रा का कारण बने। तो ये हो गया हमारा कारण। ठीक, क्लियर है? कारण में क्या क्या गया? वात पित्त कफ भी चला गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से रजोगुण भी चला गया हमारा। फिर हमारा जो 4 हमारे हैप्पी हार्मोन्स है वो भी डिस्टर्ब हो गए। मेलाटोनिन हार्मोन नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो भी डिस्टर्ब है, इसलिए पूरा कारण बन रहा है। फिर एड्रेनल, कॉर्टिसोल, ये सब हमारे कॉज फैक्टर हुए अनिद्रा के। अब हम लोग इसको ठीक करना हो तो कहाँ से काम करेंगे? पहले अच्छा एक बार सबके कारण देख लें, फिर आते हैं। अब देखते हैं अवसाद, तनाव और चिंता, इनका क्रम क्या होगा? पहले तनाव, चिंता, फिर अवसाद होगा। ठीक है, तनाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तनाव में एक कारण तो बिल्कुल जेन्युइन दिखेगा, वो कारण भी हो सकता है और लक्षण भी हो सकता है। अब ये ध्यान रखकर चलना है कि अब मान लो तनाव में हम कारण पूछें तो तनाव में अनिद्रा कारण होगा कि लक्षण होगा? लक्षण होगा। ठीक, तनाव में अनिद्रा क्या होगा? अब लक्षण होगा जाकर। ठीक? तनाव में अनिद्रा लक्षण होगा जाकर के। ठीक है, चलिए फिर चिंता में अनिद्रा क्या होगा? मैम इसमें भी लक्षण होगा। इसमें भी लक्षण होगा जाकर के। ठीक है, फिर इसके बाद अवसाद में क्या होगा? यहाँ पे भी लक्षण होगा जाकर। ठीक, ये ध्यान रखना है कारण कहाँ होगा और लक्षण कहाँ होगा। ठीक है, यहाँ कारण नहीं होगा, यहाँ लक्षण होगा। ठीक है, अब कारण हो सकता है, वो कारण हमें पता लगाना पड़ेगा। यदि केमिकल का डिस्टर्बेंसेस आ रहा है तो कारण में जाएगा, अन्यथा वो किस में जाएगा? लक्षण में जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति को कि यहाँ कोई सडन पेरेंट्स नहीं रहे, कोविड में ऐसे बहुत सारे बच्चे हो गए थे। अब किसी बच्चे छोटे हैं, दोनों माता पिता कोई नहीं रहे, तो यहाँ पे बच्चा किस में जाएगा? डिप्रेशन में जाएगा। अब यहाँ पर उसका अभी कारण लक्षण अनिद्रा नहीं है, यहाँ पर थोड़े दिन बाद कारण अनिद्रा में चला जाएगा। ठीक है, लक्षण क्यों नहीं? क्योंकि वो तो बच्चा है, बिल्कुल आराम से है सब कुछ। अब लेकिन ऐसी घटना घटी है कि धीरे धीरे करके उसकी नींद डिस्टर्ब होती जा रही है, तो नींद के कारण उसके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, तो तब वहाँ वो अनिद्रा कारण में जाएगा। तो कारण और लक्षण में देखना है। कारण तब होता है जब शुरुआत वहाँ से शुरू हुई हो, और लक्षण तब होता है जब किसी के सिम्टम बॉडी पर दिखाई देने शुरू हो। तो लक्षण बॉडी पर दिखाई देते हैं और कारण कभी भी बॉडी पर दिखाई नहीं देते। ठीक, तो कारण और लक्षण क्लियर हो गया कि कारण क्या है? जो बाहर नहीं दिखता है, और लक्षण जितने हैं वो सब बाहर दिखते हैं, उन्हें देखा जा सकता है। तो जो हमारा तनाव, चिंता और अवसाद है, इनका एक बात क्लियर है कि तनाव जब 3 मंथ तक कंट्रोल में नहीं आएगा, 1 to 3 मंथ, तो ये क्या होगा? चिंता में कन्वर्ट होगा। चिंता को जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी को 3 मंथ्स में कवर नहीं किया गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अवसाद में। अब तीनों को एक और तरीके से समझ लें कि जो हमारी ये तीनों ये हमारी समस्याएं हैं, एक तो ये समस्याएं धीरे धीरे भी उत्पन्न होती हैं, धीरे धीरे भी उत्पन्न होती हैं, और कई बार ये सडन भी आती है। ठीक है, अब मान लो किसी का तनाव है, किसी के घर में शादी हो रही है, ठीक, शादी पूरी फिक्स हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया। अब पता चले कि दहेज के मामले में कुछ ऐसा हो गया बिल्कुल ऑन द स्पॉट 3 दिन पहले कि अब 10 लाख की जगह 20 लाख की ज़रूरत है। ये क्या हो गया? ये यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेस आया। ठीक,
ये प्रॉपर स्ट्रेस, इसको आप नहीं कुछ कह सकते हैं कि ये कुछ समस्या है, मतलब ये धीरे धीरे नहीं है, ये सडन एक समस्या है, ये तनाव है। ठीक, ऐसे चिंता में क्या हो गया, किसी व्यक्ति का कोई जॉब लगने वाली थी, सब कुछ फाइनल हो गया, अब पता चला कि जॉब में 1.5 साल डिले हो गया, तो अब ये क्या हो गया, ये सडन में आई है। ठीक है, फिर ऐसे ही अवसाद में एक धीरे ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है और एक सडन डेवलप हो रहा है। तो जहाँ सडन डेवलप होगा वहाँ अनिद्रा धीरे धीरे आएगी, लक्षण से कारण में बदलेगी। और जो चीज़ें सडन आ रही हैं, मतलब जो पहले से प्रिपेयर कंडीशन में आ रही हैं, जिनको हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ अनिद्रा कारण से डेवलप होगा। ठीक, तो जो चीज़ें पहले से चल रही हैं वहाँ अनिद्रा कारण में जाएगा, जो अभी आई हैं ये यहाँ लक्षण में जाएगा, वो भी धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, फिर लक्षण से कारण में चला जाएगा। तो इस बातों को, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो इसी तरह के आते हैं, वहाँ पर कोई डायरेक्ट आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब देखते हैं, एक बार ये हमने सबके देखे कारण क्या है, अब एक बार आते हैं जरा लक्षण देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तनाव में कितने लक्षण हो सकते हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उतने तरह के तनाव हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की समझ का कुछ कह नहीं सकते। कोई व्यक्ति सोच रहा है एक रोटी खाने में कम हो गई, इसको भी तनाव हो जाएगा। दूसरा सोच रहा है एक रोटी कम है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो तनाव की कोई परिभाषा नहीं है, जिस व्यक्ति को जहाँ एडजस्टमेंट करना नहीं आ रहा है वो सब स्ट्रेस की कंडीशन है। फिर तनाव में क्या होगा, जो चिंता है ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तनाव में जैसे होता है ना कि एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन चिंता सबके पास नहीं होती। ठीक है, चिंता में कैटेगरीज हो जाएंगी जाकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मोक्ष की चिंता है और बहुत सारे लोगों को कल की भी चिंता नहीं है। तो चिंता, अगर मोक्ष वाले भी चिंता कर रहे हैं तो उन्हें मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। ठीक, जिस बात की चिंता करते हैं वो कभी घटित नहीं होती, जिस बात की चिंता करते हैं वो जीवन में घटित नहीं होता है। और जिस बात की केवल हम जिसको हम तनाव में लेते हैं लेकिन सकारात्मक में लेते हैं, वो घटित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तनाव, हमने मान लो मोक्ष की चिंता है, उसकी जगह हम मोक्ष के लिए तनाव लें। तनाव कैसा लें, सकारात्मक लें, कि यदि अच्छा कर्म नहीं किया तो मोक्ष की बातें भूल जाना ठीक है, तो ये ठीक है। लेकिन चिंता करेंगे कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितने को मिल गया, तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मोक्ष क्या है, सब बातों को छोड़ने का नाम मोक्ष है। फिर आते हैं अवसाद में, देखते हैं अवसाद भी यहाँ पर 2 तरह का है, एक ठीक होने वाला है और एक कोई ऐसी घटना घटी है जिसके कारण सडन अवसाद आया है। तो दोनों में अंतर है। जो सडन कंडीशन आई है वहाँ पर क्या है, वहाँ थोड़ा सा कुछ सुधार के चांसेस बनेंगे जल्दी, सडन वाली में। जो पहले से अवसाद चल रहा है उसको ठीक होने में टाइम लगता है। जो पहले से अवसाद चल रहा है वो क्या, हमारी सेल के में एंटर कर गया है। जो अभी आया है, यदि अच्छा कोई वातावरण मिल जाए, परिस्थिति जन्य, भाग्यवश, पुरुषार्थवश, तो क्या होगा, सडन घटने वाली घटनाओं को जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो ये रहा हम लोगों का, ये जितने कारण थे। अब एक बार देखते हैं सबके, जो हम पूछे कारण और लक्षण सुनकर आंसर देंगे। द्वंद्व के 2 कारण बताएंगे और 2 लक्षण बताएंगे। जिसको समझ में आ जाए हैंड रेज कर दें। हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। द्वंद्व के 2 कारण बताने हैं और 2 लक्षण बताने हैं। लिख लो, सब लोग अपना अपना लिख लो ताकि आराम से सबके आंसर दे। सबको 2 लक्षण और 2 कारण बताने हैं, चिंता का। देख लीजिए।
बोलिए कृष्ण। प्रैक्टिकली मैं अपना एग्जांपल लूं तो मेरे पास 3 चॉइस है कि मुझे योग भी अच्छा लगता है, मैं राइटर भी हूँ और मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। तो मेरा द्वंद ये है कि मुझे एज अ करियर क्या चूज करना चाहिए। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन है और इसमें मुझे क्या फ्रूटफुल रहेगा। मीन्स मैं संतुष्टि के अलावा अगर फाइनेंशियल गेन देखूं तो मेरे लिए क्या है, ये मेरा द्वंद चल रहा है। अब लक्षण अगर है तो हर समय एक विचार मग्न स्थिति में रहना, हर समय चिंतन ही करते रहना, सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है और बस ये 3 में से क्या लिया जाए, क्या अर्निंग सोर्स बनाए जाए, ये मेरा लक्षण आ रहा है और मैं हर समय अनिर्णय की स्थिति में हूँ अगर, तो ये लक्षण मेरे बॉडी पे और मेरी पर्सनैलिटी में नजर आने लगेगा। और मेमोरी पावर वीक होने लगता है। जब द्वंद बहुत चलने लगे तो मेमोरी लॉस होती है। सबसे पहले जो हमें याद रखना चाहिए, ध्यान रख रख कर भी वो चीज़ें हमारे माइंड से स्लिप कर जाती हैं। ठीक है, ये लक्षण है। दूसरा, हर समय ऐसा लगेगा थोड़ा सा रेस्ट कर लें, ये लक्षण में आता है। जब द्वंद बहुत चलता है तो ऐसा लगता है थोड़ी देर लेट जाए, ये लक्षण है। नेक्स्ट कुंठा में बोलेंगे। अब आप अपना रचना से एक दिन टाइम निकालिए, आपकी हम एक काउंसलिंग कर देते हैं। ठीक, वैसे भी हम आपका सोच ही रहे थे किसी दिन निकालिए, आपको इससे बाहर कर दें। ठीक है, क्योंकि इस तरह की स्थिति में एक दिन में नहीं, हमको तो लगता है दुनिया में कुछ मिले खोए 1 सेकंड द्वंद में नहीं रहेंगे हम तो। मतलब हमें लगता है ये चीज़ पता नहीं ईश्वर ने परिस्थितियों से हमें सिखाया है कि मना स्थिति से सिखाया, हमें नहीं पता। लेकिन हमने इतना समझ लिया कि दुनिया में आर और पार करके हर समय जियो, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर हमने खोया भी है तो होश में खोया है तो कम से कम नींद तो आ जाएगी। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, इतना ज्ञान रख लेंगे। लेकिन सब हो के भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कि है भी सब कुछ और सदुपयोग भी नहीं कर पाए, ये सबसे दुखद जीवन होता है। ये सबके लिए बोल रहे हैं। इसलिए कोई भी काम करो द्वंद्व मुक्त होकर काम करना है, कुंठा से मुक्त होकर काम करना है। कोई दिन निकालिए टाइम, अभी सैटरडे संडे में एक दिन आपकी काउंसलिंग करके बस फाइनल निकालेंगे। फीस हम बाद में लेंगे जब आप बिल्कुल लाइन पे आगे चली जाएंगे। ठीक चलिए बोलेंगे प्रणाम, बोलिए। द्वंद पे मैं भी पॉइंट्स जो मैंने लिखे, कारण तो एक शरीर की प्रकृति के हिसाब से भी हो सकता है। जो मैंने देखा जिनकी वात प्रकृति होती है तो वो कंफ्यूज रहते हैं, एक रीजन। और दूसरा किसी व्यक्ति की अगर मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे ठीक नहीं है, किसी काम को कैसे मैनेज करना है, या उसका टाइम मैनेजमेंट पुअर है, या वो फोर्स ही नहीं कर पा रहा अगर कहीं जाना है तो वो ये नहीं प्लान कर पा रहा कि क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या सामान लेके जाना है, जाना कैसे है, तो ये द्वंद में आ जाएगा कि मैनेजमेंट स्किल्स पुअर है अगर तो। और लक्षण में मैंने जो लिखा वो ये था, द्वंद वाला व्यक्ति एक तरीके से कंफ्यूज्ड है तो उसको सोशली बिहेवियरल इश्यूज भी आएंगे। जो इंसान क्लियर होता है अपनी चीजों को लेकर के वो लोगों से आराम से सोशली मतलब मैनेज कर पाता है चीजों को। और जिसको द्वंद आते हैं उसका, जैसे आपने बोला कि भाई ये अगर ये आपको लग रहा है कि आपके मन में द्वंद चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो जिसके मन में द्वंद ज्यादा चलते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ये एक लक्षण हो गया उसके साथ कि वो अपनी काम में उसे सफलता नहीं मिल रही है। मतलब गुण भी हैं, क्वालिटीज भी हैं, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को सब ध्यान से सुनना, ये सब आपका साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर आप सारे डिजीज़ को किसी भी तरह से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, आप आंसर सही दोगे। क्योंकि अभी हम खुद से कभी मैच ही नहीं करते किसी चीज़ को, बस पढ़ पढ़ के सब रख लेते हैं। जब तक आप किसी चीज़ को खुद से मैच नहीं करेंगे तो फिर आप आंसर प्रॉपर दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो दीप्ति बोलो। आजकल दीप्ति के खुद ही चल रहे हैं द्वंद, हम तो डेली इनका देखते हैं फेस, इन्हें भले ही लग रहा हो इनका द्वंद चल रहा है। ऊपर से ये इतना ज़्यादा सोशल हो गई हैं कि सोशल के कारण क्या है, बहुत सोशल नहीं होना है जीवन में। सोशल उतना ही होना है जिसमें अपनी नींद, अपना चैन बराबर मेंटेन रहे। उससे अधिक यदि आप सोशल हो गए तो सोशल को तो, सोसाइटी को तो कुछ नहीं मिलेगा, आपका सब हो जाएगा। इसलिए उतना सोशल नहीं होना है। ठीक है दीप्ति,
मैम नहीं सोशल, तो अभी तो बस स्टडी में ही लगे हुए हैं। वो आपको लग रहा है, ठीक है। हम ऐसे ही काउंसलर नहीं बने हैं, ठीक है। आपकी इस समय चीज़ें बहुत मिसमैच चल रही हैं दीप्ति। चलो अब बताओ दीप्ति फटाफट, द्वंद्व और कुंठा इन सब के लक्षण बोलो जल्दी जल्दी से, कारण मैम और लक्षण लक्षण बोलो। बताएं हाँ पहले या कारण कारण बताओ, बताएं? कारण बताओ, सब अपने से बताना टच करके। मैम कारण पॉजिटिव भी हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि कभी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और दूसरी चीज कभी कभी बाहरी दबाव भी रहता है, तो उस कारण भी द्वंद आ जाते हैं। जैसे आप कुछ और सोच रहे हो, सामने वाला कुछ और ही बता रहा है, तो आपका दिमाग उधर भी चला जाता है कि शायद ये सही बोल रहा हो, हमेशा इतनी जानकारी ना हो। तो ये एक भी द्वंद का कारण हो सकता है। और फिर जब लक्षण आएंगे, तो लक्षण तो काफी सारे आ सकते हैं। आपको नींद नहीं आ सकती, आपका कार्य हो सकता है, टाइमिंग इशू हो सकता है, मैनेजमेंट इशू होता है, साथ में जो व्यवहार होता है वो भी आपका चेंज होता है, मानसिक शारीरिक जो भी जितने भी फैक्टर्स है सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट इनसे और पूछ ले पूजा से, फिर आते हैं अपर्णा मैम के पास। अपर्णा वो पूजा बोलो। अच्छा, मैम कोई बेस काम पूरा समझ में आ रहा है ना कि हम लोग किस पर बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जी ठीक मैम, है, हाँ बोलो पूजा। जी मैम समझ में था। मैम किसी दिन ऐसा होता है कि जैसे पढ़ाई करनी थी लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसी बात को बार बार चिंता कर रहे हैं कि नहीं हो पाई, तो उसी चक्कर में फिर दूसरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सही लक्षण बोला। कारण तो ठीक है, और बोलो और बोलो। सही बोला, ये अपने से मैच वो टच करके बोलोगे तो आंसर सही आते हैं। दूसरा बोलो और एक कारण बोलो। चलो आज एक घटना सुनाते हैं छोटी सी। कल से हमको आज एक प्रेजेंटेशन था 5 जून का, और योग का हमें प्रेजेंट करना था अपने कॉलेज में। परसों हस्बैंड को बहुत चोट लग गई थी रियल में, ठीक है। तो परसों से पूरा हो गया था दिन, कल का पूरा हो गया पूरा, मतलब इस तरह का सब चीज़ रहा कि 1 मिनट का कुछ हमें टाइम नहीं मिला। फिर हमने एक उम्मीद रखी कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो हम किससे सही करवा लें। थोड़ा सा हमने रचना जी से भी सपोर्ट लिया, लेकिन वो उतना क्लियर नहीं था जितना हमें चाहिए था। अब वो भी सही करना है और समय भी नहीं है, और हमें बहुत सारी चीज़ें पीपीटी में फास्ट एडजस्ट करनी नहीं आ रही थी। फिर हमने किसी एक व्यक्ति का, बहुत एक अच्छे व्यक्ति का वेट किया। ठीक 9:25 उन्होंने कहा, तो हमने सारी चीज़ों को ऐसे करके रखा था कि 9:25 पे हम इसी चेयर पे बैठे हैं। जब 9:25 हमने बस मोबाइल ऑन किया, उस पर मैसेज था कि अब कल सुबह 8 बजे हम मिल सकते हैं, और 8 बजे हमें कॉलेज के लिए निकलना था। थोड़ी देर के लिए तो हम एक क्षण के लिए कुछ समझ नहीं आया, फिर हम उठे, पानी पिया हमने, फिर हमने कहा अब प्रेजेंटेशन तो मेरा बिल्कुल होगा और सही से होगा। अब कौन इसका माध्यम बनेगा, इसके बारे में अब भगवान जी हमें सही सुझाव दे दो। बहुत देर बैठे रहे, रात 12 बजे के आसपास थोड़ा सा टाइम रह गया। जो कुछ हम कर सकते थे, क्योंकि हमें लगता है भगवान से प्रार्थना तभी करना जब अपने हिस्से का पुरुषार्थ कर लेना। भगवान से प्रार्थना तभी करना जब अपने हिस्से का पुरुषार्थ कर लेना। तो हमने 2 घंटे, मतलब उस कंडीशन में थे कि लग नहीं रहा था कि हम 1 मिनट बैठे, 2 घंटे सब करते रहे। फिर हमने अपने मन से इतना एक इमेज बना ली कि इस प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स क्या रहेंगे, वो एक उसमें नोट डाउन कर लिए। हमने कहा कम से कम मेंटली पहले प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि मन को दिमाग कॉपी पे रख दें आकर, तो माइंड शांति में आ गया। फिर हम सो गए जाकर। हमने सोचा अब भगवान जी जितना मेरा पुरुषार्थ हो गया, बस कल 11 बजे प्रेजेंटेशन 11:30 बजे बिल्कुल सही होनी चाहिए, बस अब ये आपके ऊपर छोड़ दिया। सुबह उठ के हमने जितने लोगों को दिमाग से सोचते जाएं, सबको कट लगा रहे थे, कोई नहीं आ रहा था। फिर पता नहीं कहाँ से मेरे माइंड में आया कि एक पर्सन अपने कॉलेज से सुबह से 7 बजे से क्लिक कर रहा था। हमने एक बार फ़ोन लगाया यहाँ से, हमने कहा क्या आप आएंगे? उन्होंने कहा हाँ आएंगे। हमने कहा क्या आप हमें सपोर्ट कर देंगे? तो उन्होंने कहा कि इतना हमें आता नहीं है। हमने कहा जितना आपको आता है आप उतना बैठें, बाकी हम कर लेंगे। फिर मतलब वो आए 9 बजे, कॉलेज हम लोग में मिलना हुआ, सारा काम 10 बजे उठे। पता है जीवन में कितना भी अंतिम क्षण आ जाए, उस समय भी अपने मन को ये एक सिग्नल देकर बैठो कि काम मेरा होगा। उद्देश्य से काम का होना है, व्यक्ति का होना नहीं है।
किससे होगा किससे नहीं होगा ये मैटर नहीं करता है। जब तक आपने इस बात को समझने का प्रयास नहीं किया तब तक मानसिक स्वास्थ्य तो नहीं है। ठीक, कुछ भी हो, चाहे बिल्कुल 1 मिनट का समय बचा हो, उस 1 मिनट में भी फाइनल कर लो कि हमारा ये काम होगा। जब हम अपने मेंटल हेल्थ को हमने ऐसे नहीं वो किया है, जब हमारी 2021 में परिस्थितियाँ बिल्कुल इतनी ख़राब थी कि उसमें कुछ था ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं था जीवन के इसमें। और उस समय मेरा वाइवा होने जा रहा था और वाइवा से थोड़ी देर पहले हम फाइनल कर चुके थे कि हमारा बेहोश होना तय है। अब हमको लगा कि वाइवा एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी पूरी टीम डिसाइड होती है, प्री प्लान होता है और उसमें दोबारा के ये चांसेस नहीं होते कि आपने ऑन द स्पॉट मना कर दिया तो आपको डेट मिल जाएगी, क्योंकि 1.5 साल में तो डेट मिली थी कोरोना के कारण। और पूरा सब कुछ होकर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 25 मिनट का वाइवा चला। मतलब उस दिन हमें लगा जवान पर सरस्वती माता जी विराजमान थे। हमको तो लग गया था कि बस अब माता जी आप ही बैठो, अब आप ही निपट लो गुरु जी, और हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लग रहा था हम बेहोश होंगे पक्का। 3 दिन से खाना भी नहीं खाया था, कारण वो भी था। और जैसे ही हमने वाइवा अपना दिया, पूरा वाइवा हुआ, क्लैपिंग की गई, क्योंकि उस वाइवा में एक पॉइंट पे मिस्टेक नहीं आई थी। मतलब हमें भी नहीं पता, हम खुद नहीं कह रहे कि हमने बोला हो, हमें तो लगा सरस्वती माता जी ने बोला था। और बस उतना होने के बाद फिर हम चेयर से नीचे ज़मीन पर लेट गए, क्योंकि हमें अब पता था अब बेहोश होंगे। ठीक, ये हमने इसलिए बोला कि पूरी ईमानदारी के साथ जिस समय आप दृढ़ता से खड़े होते हैं, जीवन में किसी व्यक्ति को माध्यम नहीं चुनते, केवल उद्देश्य को माध्यम चुनते हैं, तो आप देखना आपकी नज़र ईश्वर उसी तरफ घुमा देंगे जो व्यक्ति आपका सहयोगी। ठीक, लेकिन ये सब होता कब है? जब माइंड क्लियर हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्यों इतना पढ़े, जितना आप लोग पढ़ते हो ना, हम कभी कभी सोचते इतना तो आप हमें दे दो तो हम बस 1 हफ्ते का टाइम ले, पूरा रिवीजन करके फ्री हो जाए, केवल 1 हफ्ते का टाइम लेकर। ठीक है, ये इसलिए नहीं क्योंकि हमें पता है जिस समय हम पढ़ेंगे उस समय ना दिन है ना रात है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, ना कोई परिस्थिति है, सिर्फ वो पढ़ना है। ठीक, और सबके पास वही टाइम है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि हम लोग बात में हमने जब जब अपना समय खराब किया तो दूसरों की सहायता में खराब किया है। और आज की डेट में हम ये भी समझ गए कि आप बहुत सहायता किसी की नहीं करना, नहीं तो वो व्यक्ति सहायता का गुलाम हो जाएगा। ठीक है, फिर वो हर क्षण आपसे सहायता, बस उतनी सहायता करो जिससे किसी का बिगड़ा हुआ काम अगर रुका हो बस उतना बन जाए, वहाँ के बाद स्टॉप कर दो। तो इतना अगर आपने ये सब चीज़ों को समझा ना, जो अभी द्वंद्व की बात है, फ्रस्ट्रेशन की, ये मानसिक स्वास्थ्य है क्या? पूरा पूरा जीवन लोग पढ़े जा रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले हैं उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक, उनसे भी मेरा मिलना जुलना है। ठीक, तो ये इसलिए बताया कि साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि मनोविज्ञान पढ़ना है, मनोविज्ञान को समझना है कि हमारे अंदर वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, बस उनसे बाहर आना है। बाकी सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान वो अलग हिस्सा है। पहले हम अपने से तो क्लियर हो कि हम क्लियर हैं कि नहीं अपने पॉइंट में। तो जब इतना क्लियर होंगे तो ना द्वंद्व आएगा ना कुंठा आएगी। कुंठा क्यों आ रही? ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारी चीज़ों को दबा देगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारी चीज़ों को दबा देगा? ठीक, तो इसका मतलब है हम खुद ही दबने के लिए तैयार हैं। गलत नहीं करना है कहीं पर भी, लेकिन इतना दबाव में भी नहीं आना है कि हम अपने एग्जिस्ट को ही भूल जाएं, अपने अस्तित्व को ही भूल जाएं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये मानसिक जो जितने कारण हैं स्वास्थ्य के, उससे हमें दूर रखने में सहायता करते हैं। ठीक, फिर और जब भी हम बोलते हैं, मीना ने एक दिन क्या कहा था हमको कल याद आया जब हमने प्राणायाम की बात की, दीप्ति की भी याद आई हमको थोड़ी सी। ठीक है, इन सब की वजह इस समय जो पूजा है वो थोड़ा एक्टिव मोड में है। दीप्ति को लग रहा है, दीप्ति भी अभी चीज़ों, क्योंकि हम तो पूरा देखते हैं रीड करते हैं। मीना ने कहा था कि मुझे चूहे से डर लगता है, और मीना ने कल बोला था कि हम प्राणायाम भी करते हैं। जो व्यक्ति प्राणायाम करता होगा उसे चूहे बिल्ली सांप बिच्छू से डर लगता होगा? नहीं लगता। इसका मतलब आप प्राणायाम ही नहीं करते, और करते भी हैं तो बस या तो यहाँ करते हैं लेते श्वास, या तो यहाँ लेते हैं। ठीक है,
आप इतना ही नहीं क्लियर होते हैं, आप कह देते ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। आपको यही नहीं पता है अगर हम जो करते हैं उससे हमें लाभ क्या मिला है। एक बार हम बचपन में केवल 21 साल नहीं थे उस समय, 17 साल की उम्र थी। एक बार हमको थोड़ा सा डर लगा ऐसे ही, हमको आज तक याद है, जीने पर थे, मेरे फादर ने ऐसा एक चांटा मारा मेरे कि कम से कम जैसे जितनी उंगली की मोटाई है ना उतने ऐसे गालों पे उंगलियाँ चली। उनने पूछा कि इसका मतलब तुम साधना सही से नहीं करती और तुम प्राणायाम ठीक से नहीं करते। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है उसको दुनिया में किसी से डर नहीं लगता है। ये बात तब से आज तक याद है। अगर हमको जीवन में भय लग जाए तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि कहीं मेरे कुछ करने में प्राणायाम में गलती हो गई। ठीक, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को समझ के अपनी लाइफ को ठीक करना होता है। क्योंकि हम सबका पढ़ते पढ़ते हम सबको देखते हैं ना क्लासेस, तो हम थोड़ी बात बोर हो जाते हैं कि जिस क्लास को अपने जीवन से टच नहीं करेंगे वो कहीं नहीं आएगी। तो इसलिए जब प्राणायाम को सब लोग क्या देते हैं ना, बस थोड़ा सा सीमा मैम का मेरे पास फ़ोन आया, वो क्लास ले रही है और फिर उनके बराबर आते हैं ये हेल्थ इशूज़ है, ये हेल्थ इशूज़ है। आप कुछ कर रहे हो, आप दूसरों को भी क्लास देने जा रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि मेरी समस्या का कारण कहाँ है। ठीक, यही कारण है हमारी असफलता का। हम सफल कितने हैं ये डिपेंड करता है कि आप अपने से अवेयर कितने हैं। जो व्यक्ति जितना अपने आप से अवेयर है उतना ही वो व्यक्ति बाहर से भले ही सफल ना हो लेकिन अंदर से वो सफल होगा। बाहर से भले ही ना लग रहा हो कि इसकी अभी कोई बड़ी बिल्डिंग दिख रही है कि बड़ी कार दिख रही है, लेकिन जब कभी पूरा ओवरऑल भी निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, तो वो व्यक्ति सफल दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये मानसिक स्वास्थ्य के आयाम। तो जितने लोग यहाँ पर हैं उन सब के लिए कि हर हाल में प्राणायाम को ढंग से करें और प्राणायाम को करने के बाद पूरे अपने दिन को चेक कर लें कि ये प्राणायाम का रिजल्ट कहाँ आ रहा है, हमारे ऊपर क्या आ रहा है, मेरे परिवार पर क्या आ रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति पे क्या आ रहा है। क्या कोई पूरी दुनिया में मेरे साथ ना खड़ा हो तो हम खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। यदि ये आपके अंदर आती हैं बातें तो समझ लेना कि आप प्राणायाम ठीक कर रहे हैं। और प्राणायाम इसी के लिए किया जाता है ताकि हम अपने अस्तित्व से कनेक्ट होकर निर्भय होकर जीवन जिए। ठीक, ये है प्राणायाम की साइकोलॉजी अपने आप में। ठीक, चलो तो अब आते हैं, हम लोग ने देखे कि कारण क्या थे, फिर कुंठा का क्या होगा। जब द्वंद्व में दीप्ति ने भी बहुत सारे पॉइंट कनेक्ट किए, तो कुंठा जो होगी, कुंठा में क्या लक्षण आएंगे, कुंठा के लक्षण बताओ सभी के करके। बस अगर कुंठा के लक्षण सही बता दिए तो फिर सब लक्षण से कनेक्ट कर लोगे सब। चलिए बोलिए, प्राणायाम शुरू करिए। ये बताओ। हाँ बोलिए। कुंठा के कारण भी बताओ। बताइए। नहीं, केवल लक्षण। लक्षण सिर्फ लक्षण बताओ। एक तो चिड़चिड़ापन आएगा और उसका मॉरल भी डाउन रहेगा। वेरी गुड, ये और पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल सही। उसका मॉरल डाउन रहेगा कुंठा वाले व्यक्ति का। ठीक, और दीदी उसकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, चलो बोले दीप्ति। हम कुंठा यदि होगी तो मानसिक, इन्होंने सही बता दिया कि अनिद्रा होगी, साथ में मांसपेशियों में जकड़न भी होगी। वेरी मतलब जैसे अब ये एक स्पेसिफिक पॉइंट जैसे वो अभी अपर्णा मैम ने बोला था, ठीक, बस वैसे दूसरा कि मांसपेशियों में जकड़न होगी। कुंठा वाला व्यक्ति अपने आप ही श्रिंक कर रहा होगा अंदर ही अंदर। बोलेंगे मीना। हेलो मीना। शरीर में कंपन होगा और मीना कंपन अस्थमा की प्रॉब्लम भी होगी। अलग चीज हो गई मीना, कंपन अलग चीज हो गई, जकड़न अलग चीज हो गई। ठीक है, कंपन तो एक समस्या में आ जाएगा, फिजिकल में भी आ जाएगा, कंपन जकड़न सही है। और दूसरा बोलो मीना। जो कुंठित व्यक्ति होता है ना, उसके हाथ और पैरों की उंगलियां जैसे मुट्ठी भिजी हुई होगी या उनके दांत कस के भिजे हुए होंगे। कुंठा और ऐसी वाली चीजों से अस्थमा भी होता है, दमा वाली प्रॉब्लम। ना वहाँ कुंठा उसमें ले लिया, अभी फिजिकल डिजीज में कनेक्ट नहीं किया है, मेंटल में ही कनेक्ट किया है केवल, ये ध्यान में रखना। अभी फिजिकल में हम लोग गए नहीं है, वहाँ तो होगा मीना, वहाँ मीना ने जो बोला, अपर्णा ने वहाँ होगा। अभी केवल मेंटल की बात कर रहे हैं हम लोग।
कि मेंटल अगर कुंठा है, मानसिक रूप से कुंठित व्यक्ति है, तो उसके सिम्टम क्या दिखाई देंगे बॉडी में। जैसे ये सही आया था जकड़न वाला, ठीक है। और जब वो आएगा कंपन वाली कंडीशन आएगी, वो जब फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हो जाएंगे मेंटल से, तब आएगी वो, ठीक है, तब तक नहीं आएगी वो। फिर और बोलो, और क्या होगा कुंठा में, बोलेंगे रचना जी? मैम एक्चुअली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, बट दिखाएंगे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, होगा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दिखाएंगे सुपीरियर, ठीक। ये कुंठा का लक्षण है, क्योंकि वो व्यक्ति है नहीं, अब उसे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए, तो वो चीज़ क्या होता है ना कि अंदर से जो है नहीं, होना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम फिर शो करते हैं, ठीक है। बोलेंगे दीप्ति? जिसके प्रति उन्हें कुंठा आई है या जिससे उन्हें कुंठा आई है, तो ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है। ये अगर एनर्जी है, तो अगर वो पॉजिटिव में चाहे तो बोल सकता है कि नहीं ये शायद मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अगर नेगेटिव में चला जाए तो फिर वो जो कर रहा है सामने वाला, जिसको देख के वो कुंठा में जा रहा है, तो उसके प्रति वो गलत भावना रखेगा। साथ में उसको नीचे दिखाने के लिए कई सारी बातें ही बोल सकता है, बोलता है ये चीज ही गलत है, ये व्यक्ति गलत है, और जिसने इस तरह से किया है ये परिस्थिति गलत है, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकती थी। वो नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है। देखो, पॉजिटिव व्यक्ति तो कुंठित नहीं होगा ना एक समय जैसे मतलब कभी कभी ये होता है कि हम किसी को देख के कभी थोड़ी सी देर के लिए कुंठा आ जाती है, लेकिन फिर हम अपने मन को समझा लेते हैं कि चलो कोई नहीं, अब हम इससे शायद इसको अच्छा भी कर सकते हैं, मतलब हम शायद इसके लेवल पे भी आ सकते हैं। पर कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तब वो नेगेटिव में चला जाता है। फिर वो अगर पा नहीं सकता है ना, तो वो उसके लिए 10 बहाने बनाता है कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, वो व्यक्ति गलत है, मेरी परिस्थिति गलत है, फिर वो कह रहे हैं। ये दीप्ति ने ना योग वाले लोगों के लिए बोला कि अगर कोई कुंठित हो गया तो वो पॉजिटिव में भी जा सकता है। रियलिटी में पता है, जो लोग पॉजिटिव होते हैं ना, वो हर समय ये सोचते हैं। हमने आपसे एक उदाहरण बताया था, हमने साइकोलॉजी को ऐसे नहीं किया, हर डायमेंशन से चेक करके अपने आप को आगे लाए, नहीं तो हम ऐसे नहीं समझते। जो हमने पहली बार हमको पता चला नेट JRF का जो एग्ज़ाम है, वो उसमें से जनरल वालों का लेवल सबसे पीछे है। फिर उसके बाद पता चला, क्योंकि हमने आफ्टर मैरिज किया और 35 मेरी एज हो रही थी, फिर हमने सोचा कि अब मेरे पास यूनिवर्सिटी में एक पर्सन नहीं जो हमारी एज का हो, फिर वो भी हो गया। इसके बाद हमने सोचा किसी के पास अब कोचिंग के लिए जाएं, वो समय नहीं, और फिर जाएं तो सब छोटे थे, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी कि सब छोटे लोगों के बीच में, फिर उन्हें लगेगा इतना बड़ा कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ऐसे इतने सारी चीज़, और फिर नोट्स भी नहीं थे, तो हमने 3 दिन जैसे एक कटोरी ले तो पानी भर जाए, इतने आंसू बहे होंगे दिन रात, मतलब ऐसा लगा कि करना क्या चाहिए। फिर 3 दिन के बाद एक निष्कर्ष पे पहुँचे हम कि कुछ ना हो, ये जो सिलेबस है वहीं से हमको पहली बार इतनी डेप्थ में चीज़ों के बारे में अपना असेसमेंट हुआ। हमने सिलेबस में जो पूछा गया है वो बुक्स उठा ली, और उन बुक्स को प्रॉपर जहाँ से शुरू हो वहाँ से पूरा कंप्लीट कर दें, और सारे नोट्स बना लें। स्टार्टिंग से लेकर सीधे से उल्टा पूरा पढ़ेंगे, उल्टे से सीधा पूरा पढ़ेंगे, बीच से भी पढ़ेंगे, बुक को बंद करके कहीं से भी उनकी काउंटिंग कर ले जाएंगे। ये सारा असेसमेंट 3 दिन के बाद हमने लिखा, सारे आंसू पोछे और एक माइंड सेट कर लिया, और वही काम था। और उसी दिन हमने ये भी सेट किया कि अब वो चाहे हम जनरल में आते हो चाहे जिसमें आते हो, ये है मेरा स्कोर 75। अब इससे नीचे JRF 60 में था उस टाइम पे लगभग जाता है, तो हमने सोचा 75 को लेकर चलेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। मेरा स्कोर 77 था, ठीक। ये कोई रास्ते नहीं थे, ठीक। जितनी ये जो कामाख्या सर की बुक देखते हैं ना, इसको हमने केवल 2 दिन में पूरा रीड किया है, और इसके बाद उसी समय कामाख्या सर को इससे सारे हमने वो दिए थे, करेक्शन दिए थे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं इसके। तो ये क्या है, मेरे पास भी कोई साधन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें बिल्कुल अस्त व्यस्त। ये केवल है माइंड की क्लैरिटी। तो ये जो दीप्ति कह रहे हो ना, जब जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है ना, जो लोग सकारात्मक सोचेंगे वो फ्रस्ट्रेशन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको तो चैलेंज वो बोलते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है उनके, वो चैलेंज है उनके लिए कि हाउ टू अचीव दिस चैलेंज, हाउ टू फेस दिस चैलेंज,
ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन में कोई व्यक्ति चैलेंज वो उस पर नेगेटिव नहीं होगा, जिसको फ्रस्ट्रेशन से कोप अप करना आ रहा है, और जो कोप अप करना नहीं जा रहे वही जानते हैं, वही फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन वाली जो स्टेज है वो कन्फ्यूज़न से अधिक भयानक है। फ्रस्ट्रेशन अपने आप में एक फियरफुल कंडीशन है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में आदमी जैसे आपने देखा किसी को तो आपको लग रहा है ये व्यक्ति ऐसा है ऐसा है, और वो व्यक्ति कभी क्लियर करेगा नहीं कि हमको किस बात में फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत डेंजर जोन में होता है। अब ये है कि उसको निकलने में ऐसा नहीं, निकल सब जाते हैं, बस ये किसी को टाइम लगता है, किसी को टाइम कम लगता है, इतना है, बाकी निकलते सभी है। और जो नहीं निकलता है तो फिर पूरी उम्र उनकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है, फिर उसका इम्पैक्ट उनके बच्चों में, उनके घर में, सब में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखे कन्फ्यूज़न का और फ्रस्ट्रेशन का। एक देख लेते हैं इसे। हाँ बोलेंगे पनम? जी, आपने बात बिल्कुल सही कही। ये बात मैं भी फील करती हूँ। अब मैं जब अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ, चाहे वो परिवार में हो, जो भी हो, तो मुझे लगता है कि आपको जो रियलाइजेशन होता है वो होता है कि आपके पास में ना किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पास में सॉल्यूशन है उसका। और वो सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है कि सबसे पहले तो प्राणायाम है, और जो भी योग की तरफ अगर आ गया तो उसको उसकी लाइफ में सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। लेकिन उसमें भी अपर्णा में जो प्राणायाम है ना, इसको हम क्यों सबसे पहले रखते हैं? प्राणायाम क्या करता है, हमारे हार्मोन्स जो केमिकल्स हैं उन पर काम कर देता है। जैसे ही केमिकल सारे पॉजिटिव मैनर में रिलीज़ होने लगे तो अब समस्या आपको बाहर के लोगों से नहीं सुलझानी है, अंदर ही अंदर सॉर्ट आउट होने लगी है, ठीक। वो अंदर ही अंदर सॉर्ट आउट, जैसे मान लो आपके चारों हार्मोन्स फील गुड हैं, ये प्रॉपर रिलीज़ होने लगे, मेलाटोनिन प्रॉपर रिलीज़ होने लगा, तो क्या होगा कि हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस आ रहे थे बॉडी के अंदर, वो केमिकल्स प्रॉपर रिलीज़ होने पर क्या हो गया, हमें लगेगा कि ममता मैम ने शायद ये समझाया, इसके कारण, मेरे समझाने से आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, वो जो केमिकल रिलीज़ हो गए हैं उसके कारण आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसलिए हम जो प्राणायाम या कुछ करवाने को कहते हैं तो हम बोलते हैं इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करो, बस एक दो बार डिस्क्राइब करो, बाकी करो। करने के बाद जब आपके अंदर एक रियलाइजेशन आएगा, वो आपको फीलिंग देगा कि समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर और अदर, ठीक है। वो और मुझे लगता है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, वो भी बदलने लगते हैं, या हमारा अप्रोच बदल जाती है, तो वो लगता है कि देखो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के बाहर खड़े हों, अंदर खड़े हों, वृक्ष के पास खड़े हों, सब जगह ऊर्जा वही होती है, ठीक है। ऐसे जो व्यक्ति सकारात्मक है उसके आसपास वैसी ही ऊर्जा रिलीज होने लगती है। तो ये हमने सारी चीज़ों, क्योंकि अभी बाकी चीज़ें आप सब पढ़ चुके हो, केवल इसमें क्या नहीं पता है कि हम इसमें कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, और हमें अपनी कनेक्टिविटी एक बार समझ में आ जाए, सारे के सारे रोगों को दूर करना ये हमारे हाथ की बात होगी, ठीक। अब मान लो अब यहाँ पर एक सोल्यूशन देते हैं, क्योंकि बस 6 मिनट है, उसी सोल्यूशन से बात पूरी कर देंगे कि जितने हमारे मनोरोग के कारण हैं, यदि इनके कारण पर ही हमें काम करना हो तो सबसे पहले हमारे मूलाधार चक्र को कैसे एक्टिवेट कर दिया जाए, ठीक, यहाँ काम करना है। अब मूलाधार चक्र एक्टिवेट, मान लो छोटे बच्चे हैं, अभी उनको नहीं समझा सकते हैं, तो उन्हें क्या कराना है, उन्हें सिद्धासन या पद्मासन में बिठाना है, ठीक। फिर उन्हें वो चीज़ें करवानी है जिससे पैरों के बीच में गैपिंग आए, खड़े होकर त्रिकोणासन, मतलब वो चीज़ें जिससे उनका जो हमारा सेंट्रल पॉइंट जो मूलाधार चक्र है वो फैलने का काम करे, एक्सपेंड हो। तो अब बच्चों को, क्योंकि प्राणायाम और ध्यान बच्चे इतनी जल्दी नहीं करते हैं, ठीक है, तो वहाँ करना क्या है, इस तरह की चीज़ें लेनी है। जो भी व्यक्ति मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहा है उसको क्या करना है, सिद्धासन में बिठा दो, या उसको कह दो पैर अपने इस तरह से खोलो, या फिर पैरों को दीवार से सपोर्ट करो, मतलब कुल मिला के टोटल फोकस्ड कहाँ होना चाहिए, उसका मूलाधार चक्र होना चाहिए। तो वो कई तरीके हैं उसको करने के। दूसरा, फिर मुट्ठी बंद कर लो टाइट, मूलाधार चक्र पर प्रभाव, बिल्कुल टाइट बंद कर दो उसकी मुट्ठी, मूलाधार चक्र पर प्रभाव आ जाएगा। फिर उसमें भी किसी को कुछ लगे नहीं बन रहा हो वो करने में, तो वो व्यक्ति लेटा हो, बैठा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उससे बोलो एक एक पैर को अपने जो सेंटर पॉइंट के पास एड़ी को लगा दो, उससे भी मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा 15 से 20 मिनट में।
तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि वो सरल टेक्निक्स भी हमें आनी चाहिए जो कहीं से भी कैसे भी काम कर जाए। और छोटे बच्चों को तो खास कर कुछ चीज़ें डेली लाइफ में करवानी कर, इसीलिए बोलते हैं जंपिंग, जो जब पैरों के पंजे के बल पे जो जंपिंग होती है ये मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करती है। और जो बच्चे 100 से 200 बार डेली ये जंपिंग करते हैं उनको जीवन में मनोरोग होने की कभी कोई संभावना नहीं हो सकती है, क्योंकि मूलाधार चक्र ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। तो ये क्या है, ये वो छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जिनसे मूलाधार चक्र जितना जल्दी से और अच्छे ढंग से एक्टिवेट होगा आपके जीवन में भय नहीं है। क्योंकि हम लोग बाहर से मेडिसिन के थ्रू हम इस भय को दूर नहीं कर पाएंगे। मेडिसिन के थ्रू आपको लगता है कि भय को दूर किया जा सकता है, कोई फियर दूर नहीं होता, थोड़े दिन के लिए इसे सप्रेस किया जा सकता है, बस दूर नहीं किया जा सकता है। बोलेंगे प्रणाम। और भी बड़ों के लिए मूल बंद हो गया मूलाधार को एक्टिव करने के वही लिए। मूल बंद में बड़ों को जैसे लगे कि हम नहीं ऐसे कर पा रहे, तो मान लो पीठ के बल लेटे हुए हैं तो अपने पैर का कभी लेफ्ट का कभी राइट का जो एड़ी वाला पार्ट है उसको अपने सेंटर पॉइंट पे लगा दिया जाता है। ओके, बैठ के लेट के जहाँ उन्हें सपोर्टिव लगे, कि मान लो एक साथ बैठने की इच्छा ना हो तो ऐसे कर लें उन चीज़ों को। तो ये सब कुछ भी नहीं है तो टाइट करके मुट्ठी बंद करें और खोल दें उसको दोनों हाथ की, या एक हाथ की, जैसे उनको सपोर्टिव लगे। तो ये सब क्या है, ये हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करे। और इसकी ये भी किसी को ना आए, अब इससे भी जो सबसे अंतिम सरल बिंदु ये भी नहीं आए तो या तो लम लम बीज मंत्र का उच्चारण करें या तो ओम गम गणपतये करें। ये दोनों ही हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करें। ये वो है जब मान लो कोई बड़े बुजुर्ग बच्चे कुछ ऐसा है कि नहीं वो कर पा रहे हैं तो इससे भी, क्योंकि कुछ लोगों को आप टेंडेंसी हो जाती है वो हर समय भयभीत ही है। ठीक, तो ये क्या है, ये जैसे ही हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा तो जितने हमारे मानसिक रोग हैं इनमें से एक के भी आने की संभावना नहीं है। यदि किसी तरह से आ भी गया है तो फास्ट हम अपने आप से ही रिलीज कर लेंगे, क्योंकि मूलाधार चक्र जैसे एक्टिवेट होता है तो पिट्यूटरी से कनेक्ट हो जाता है। और पिट्यूटरी क्या है, मास्टर ग्लैंड है हमारी। तो ये क्या होगी, सारे हार्मोन्स को पॉजिटिव मैनर में केमिकल यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो ये हमारा आज पूरा हो रहा है। हमने कारण और लक्षण बता दिए, बाकी आपके पास मैटर है, आप सब आराम से पढ़ेंगे उससे। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आराम से वॉइस मैसेज कर लेना, अगर पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक, चलिए। मैम एक हैंड सीले वाला भी बता देना मैम, वो मैटर मुझे नहीं मिला था, वो एक बार क्वेश्चन आया था तो हैंड उसके सीले लिए। वाला जो स्ट्रेस की डेफिनेशन वो वाला यस मैम। हम कल ही दे देंगे, या शाम को तो आज नहीं कह सकते, कल या फिर हमें बोल देना तो हम वो डेफिनेशन भेज देंगे। ठीक है, वो चिंता की डेफिनेशन है और हैंड सीले की सबसे बेस्ट डेफिनेशन दी गई है कि चिंता क्या है, वो तनावजनक स्थिति है जहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है मैम, इसके अलावा कोई उनका सिद्धांत नहीं है, सिर्फ परिभाषा ही है? सिर्फ परिभाषा, सिद्धांत नहीं है चिंता में, केवल टाइप्स हैं, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। ठीक है, टाइप्स हैं, सिद्धांत कोई भी चिंता में काम नहीं करता है। ठीक है, कोई भी यहाँ चिंता के मैटर में सिद्धांत नहीं है, यहाँ पर टाइप्स में आता है। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। बाय। कल हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे।